हिंदुओं का जो पैसा था, उस पैसे के ऊपर उन्होंने क्यों ये सहरी का एहतमाम किया या इफ्तार का एहतमाम किया। मुझे लगता है कि थोड़ी सी तालीम की कमी है मेरे उस साथी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेख शकील जी से। मुद्दा रहेगा आज का, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम की अगर बात करें तो आपसी भाईचारे की जो मिसालें हैं पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में दी जाती थी, लेकिन अब जम्मू में भी जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स कुछ दलों के द्वारा दी जाती हैं, जिससे आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं खटास पैदा करने की जो है कोशिश की जा रही है। बात करते हैं सर से, क्या इस तरह की स्टेटमेंट्स जो आती हैं कितना असर जो है इनका आम जनता पे पड़ेगा। जी सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया डैंग साहब। डैंग साहब, आपने वजह फरमाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है वो यहाँ के अमन की, यहाँ की भाईचारे की, जिसे कहते हैं पूरे देश में मिसाल दी जाती है। लेकिन चंद अरसे से हम भी देख रहे हैं यहाँ पर कि जम्मू में जिसे कहते हैं ना कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने खुली छुट्टी दी है। यहाँ पे जो आपके मुंह में आता है वो आप निकालिए, ठीक है, और जो मर्ज़ी बात आपको करनी है वो कीजिए, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल राइट तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है जी। लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ सब्जेक्ट टू रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस, और जिसमें पब्लिक आर्डर, मोरालिटी, लॉ, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन यहाँ तो फ्री हैंड है, ठीक है, जो मर्ज़ी आती है। जिसे कहते हैं, कोई कहता है इस्लामोफोबिया हो गया यहाँ पे, कोई कहता है जी मुसलमानों ने घेरा डाल लिया पूरे जम्मू को, जिसे कहते हैं जम्मू के हिंदुओं को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो गया है। तो कोई पूछताछ ही नहीं है, जिसे कहते हैं जो मर्ज़ी आती है आप जिसे कहते हैं बोलते जाइए, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये आवाज़ें जो है ना, ये ख़ास तौर पर पिछले 3, 4, 5 सालों से कुछ ज़्यादा ही आपको यहाँ पे सुनाई देंगी। और सब कुछ आराम से है यहाँ जम्मू में, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सभी लोग जिसे कहते हैं मिल के इकट्ठे रहते हैं। अभी आप देखिए, थोड़े दिन पहले डैंग साहब, यहाँ मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी किसी संस्था के द्वारा कि जनाब हम वार्न करते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO को, उन्होंने कैसे मुस्लिम वर्ग के लोगों को इफ्तार कराया या उनको सहरी 500 लोगों के जो क्वारंटाइन थे उनको की है। बड़ी शर्म की बात है, मैं ये कहूँगा। ये कौन लोग बात कर रहे हैं? उनको सिर्फ मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने, जम्मू कश्मीर औकाफ ने, जिसे कहते हैं 5 करोड़ रुपया, जो एडवाइज़र साहब हैं फारूक खान साहब, अभी उन्होंने शायद PM केयर फंड के लिए अपने LG साहब को अभी भेंट किया था। तो क्या वो लोगों, आप मुझे ये बताइए, ये जो 5 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था औकाफ का, ये कहाँ से इकट्ठा हुआ? ये हमारी ज़ियारतों से इकट्ठा हुआ, ये हमारी मस्जिदों से इकट्ठा हुआ, जिसे कहते हैं ये जो लोग डोनेट करते हैं वक़्फ़ को। तो कैसी बातें कर रहे हैं। और बड़ी, मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों का कोई नोटिस जो है ना पुलिस ले रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है। और अल्टीमेटली होगा क्या इससे, मैं आपको बताऊँगा डैंग साहब, होगा यही है। आप आगे देख रहे हैं कि नफ़रत ऑलरेडी पूरी अपनी चरम सीमा पे है। और इन लोगों को क्यों नहीं रोकते, आप मुझे बताइए, ठीक है। इन लोगों को रोकना चाहिए, इनको कंटेन करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अभी आपने देखा कि हमारे देश में जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, ठीक है, एक नैरेटिव एस्टैब्लिश किया गया, जिसे कहते हैं मीडिया के द्वारा, कि ये जो कोरोना ये फैलाया किसने। जी। कहा गया कि ये कोरोना जो है ये तबलीगी जमात ने फैलाया या मुसलमानों ने फैलाया, जिसे कहते हैं अल्टीमेटली एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया गया, जिसे कहते हैं। और बाद में उसके हुआ क्या, जब डैमेज हो गई, डैमेज होने के बाद जिसे कहते हैं, बाद में कहा गया कि नहीं भाई, वही लोग जिन्होंने खुल के, जो हमारे कंट्री के टॉप एंकर्स हैं, बाद में उन्होंने देश से माफ़ी मांगी, जिसे कहते हैं। लेकिन उस माफ़ी का फ़ायदा क्या, मुझे बताइए आप डैंग साहब। जब आपने डैमेज कर दिया, जब आपने नुकसान कर दिया, जब आपने लोगों के माइंड में ये बात डाल दी, जिसे कहते हैं कि इस बीमारी को थोपा गया है मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, ये क्या माइंडसेट है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्यों नहीं एक्शन लिया गया इन लोगों के ख़िलाफ़? आप देखिए, अगर कंप्लेंट्स हुई भी हैं तो लोगों ने की, ठीक है, लेकिन सरकार जिसे कहते हैं आपको नज़र कहीं नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब डैमेज हो जाती है, फिर उसके बाद जिसे कहते हैं कोई लाइट सी वार्निंग या जिसे कहते हैं कोई स्टेटमेंट आ जाएगा, जिसकी कोई वक़्त नहीं है। जब डैमेज हो रहा होता है, मज़ा तब है, उस टाइम एक लाउड मैसेज जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाए और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिसे कहते हैं। सर, मंशा क्या रहती है इसके पीछे कि इस तरह की स्टेटमेंट देना क्यों ज़रूरी हो जाता है? खासकर अभी कोविड-19 में जो लोग लगे हुए हैं, तो ऐसे माहौल में मतलब इस तरह की स्टेटमेंट देना
देखिए, ये एक डेलिब्रेट और एक इंटेंशनल डिज़ाइन है। ये पूरी सोची समझी एक स्कीम के तहत ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ कहूँ, देखिए सबसे बड़ी ये बात है, इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो सियासत जो भी चल रही है, वो कोई मेरिट के ऊपर सियासत नहीं चल रही, वो कोई डेवलपमेंट के ऊपर कोई, जिसे कहते हैं, कोई सियासत नहीं चल रही, वो कोई बिजली के ऊपर या पानी के ऊपर सियासत नहीं चल रही। इस वक्त हमारे देश में जो सियासत चल रही है डैंग साहब, वो हिंदू मुसलमान की सियासत चल रही है, ठीक है। और जानबूझकर जिसे कहते हैं, ये हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके जहनों में ये चीज़ डाली जा रही है कि मुस्लिम 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 जो है, इन्होंने कोरोना फैलाया जिसे कहते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, आपको ख़तरा है जिसे कहते हैं। इस किस्म का एक जो नैरेटिव है वो पूरे देश में बिल्ड किया जा रहा है। अभी तो मुझे समझ आ नहीं रही, अभी तो इलेक्शन बड़ी दूर है, लेकिन अभी से जिसे कहते हैं ये तैयारी हो रही है जिसे कहते हैं। और सबसे बड़े मैं अफसोस की बात ये कहूँगा कि डैंग साहब, इस मुल्क में डिबेट का कल्चर ख़त्म हो गया। इस मुल्क में जिसे कहते हैं रैशनैलिटी जिसे कहते हैं, वो बड़ी दूर चली गई है। आप किसी के साथ यहाँ डिबेट नहीं कर सकते, आप किसी के साथ लॉजिक के ऊपर बात नहीं कर सकते जिसे कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे किसी से पूछेंगे कि आप बताइए आपका पिछले 5 सालों में काम क्या था, व्हाट इज़ योर डेवलपमेंट, आपने क्या डेवलपमेंट कराई या क्या प्रोग्रेस आपने की है, इसके ऊपर कोई नहीं होगा। आप देखिए, जितने भी ये तंजीमें जिसकी तरफ आप मुझे इशारा कर रहे थे, ये तंजीमें इस किस्म के भड़काऊ भाषण क्यों दे रही हैं? वो इसलिए दे रही हैं क्योंकि आज इस सियासत की इनकरेजमेंट है। आज आप कोई भड़काऊ भाषण देंगे कि भाई यहाँ हिंदुओं को ख़तरा है, यहाँ मुसलमानों को ख़तरा है, तो आपकी जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो एकदम ऊपर चला जाता है। आपको 1 मिनट में मीडिया जो है वो ऊपर उठा लेता है। लेकिन अमन की बात तो कितने लोग कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सरकार है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है जिसे कहते हैं। आप सरकार का, एजेंसीज़ का ये काम है देखना कि कौन शख्स समाज में इंतशार फैलाना चाहता है, कौन शख्स यहाँ पे फसाद कराना चाहता है। और मैं बार बार आपको एक चीज़ कहूँगा, एक सोची समझी साजिश है जिसे कहते हैं कि जम्मू में अमन को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये वही ग्रुप्स हैं जिन्होंने ओपनली कहा कि भाई गुज्जर को ज़मीन मत बेचो, गुज्जर का दूध मत लो जिसे कहते हैं, ये ओपनली कहते हैं जिसे कहते हैं। और जिसे कहते हैं कि मतलब इनके क्या डिज़ाइंस हैं। और आप देखिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को टारगेट करेंगे। मैं अब ये नहीं कहूँ, पहले मैं कहता था एक समुदाय को, क्या समुदाय, खुल के बात करूँगा, सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करना है, सिर्फ बठिंडी को टारगेट करना है, सिर्फ सुंजवा को टारगेट करना है। जम्मू में 13, 15, 20 कॉलोनीज जिसे कहते हैं रेगुलराइज हुई, ठीक है। जो मैं बार बार कहता हूँ, जो इनक्रोचर है वो इनक्रोचर, बिल्कुल, उसका कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। कानून इस देश में सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो जो इनक्रोचर कहीं पे भी है जम्मू में बैठा हुआ, आप उसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन बनता है, ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन बार बार एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट करना जिसे कहते हैं, और उसके बाद जिसे कहते हैं कि विदाउट एनी ब्रेक जिसे कहते हैं, आप उनका पूरा प्रोग्राम देख लीजिए, पूरी उनकी जो कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो करते हैं, अलिफ से लेकर ये तक सिर्फ एक वर्ग को, एक कम्युनिटी को जिसे कहते हैं वो टारगेट करते हैं। आज मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, आप देखिए आज डैंग साहब, जो डोमिसाइल का जो नया कानून आया है, डोमिसाइल के कानून के मुताबिक आप देख लीजिए, आज हमारे जम्मू कश्मीर में जो लोग पिछले 15 सालों से यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, उनको डोमिसाइल की इजाज़त दे दी गई है। वो यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे नौकरी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी ज़मीन वाले मसले में भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो लगता तो यही है कि सरकार यही करेगी कि जो डोमिसाइल हैं वो यहाँ पे मकान भी खरीद सकते हैं, ज़मीन भी खरीद सकते हैं। अभी ये तो इसके ऊपर तो उन्होंने, केंद्र सरकार ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ डैंग साहब, आज आप देखिए मज़ेदार बात, मैंने पहले भी कई बार कहा कि ये जो जितना भी पॉपुलेशन हमारे बाहर से जिसे कहते हैं, जो लोग यहाँ पर पहले से रहाइश पजीर हैं, वो कहाँ रहाइश पजीर हैं, ठीक है। मैं उन्हीं लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ जो ये बड़े जोशीली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और जिनको बहुत चिंता है जिसे कहते हैं अपने समाज की और जम्मू की। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वो लोग बानिहाल में बसेंगे जाकर, क्या वो लोग बडगाम में बसेंगे, क्या वो लोग पुलवामा में बसेंगे, क्या वो लोग दरहाल में जाएंगे, क्या वो लोग पुंछ में जाएंगे। ये सारा प्रेशर जो है डैंग साहब, ये सारा प्रेशर जो है हमारे जम्मू खित्ते के 2.5-3 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर पड़ने वाला है,
जिसमें कठुआ सर फहरिस्त है, जिसमें सांबा सर फहरिस्त है, सम पार्ट ऑफ उधमपुर आप कह लीजिए, या कुछ पोर्शन जम्मू डिस्ट्रिक्ट का। तो सारा दबाव जो पड़ने वाला है डैंग साहब, ये हमारे जम्मू खित्ते के ऊपर और पर्टिकुलरली इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर से कहते हैं पड़ने वाला है। और आप ये देख लीजिए इस टाइम हालत क्या है, आप देख लीजिए यहाँ हालत ये है, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो मुकम्मल परेशान हैं। परेशानी का आलम क्या है, आपने देखा जम्मू कश्मीर बैंक की सिलेक्ट लिस्ट के साथ क्या हुआ। एक साफ शफाफ सिलेक्शन प्रोसेस जिसको कि ऑल इंडिया लेवल की रिक्रूटमेंट एजेंसी ने जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया, फिर आपने उसके बाद देखा उसके ऊपर कैसी सियासत जिसे कहते हैं खेली गई। ठीक है, कोई साहब कहते हैं कि जम्मू के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे थे, और कोई साहब कहते हैं कि कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। कोई कहता है जी डिस्ट्रिक्ट वाइज करना था, कोई कहता है जी हमें स्टेट वाइज करना था। और एक अच्छा खासा साफ शफाफ तरीके से बच्चों ने जो मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, उसको इन्होंने कलअदम करार दे दिया। उसके बाद आप ये देख लीजिए SRO 202 के ऊपर देखिए हमारे नौजवान कितने परेशान हैं। बेसिक सैलरी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, और 5 साल के लिए उनको ये काम करना है। आप ये देख लीजिए CSR के मुताबिक, सर्विस रूल्स के मुताबिक जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन है वो 2 साल है, लेकिन यहाँ 5 साल है। कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चे रोज़ शोर मचा रहे हैं। और टोल प्लाजा जिसे कहते हैं जम्मू खित्ते में जिसे कहते हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कल मैंने पढ़ा कहीं पे कि 1 जुलाई से जो लखनपुर वाला है, वो भी हमारे जम्मू के लोगों के लिए एक नया गिफ्ट जो है वो हमारी सरकार ने दिया है। और जो लोग यहाँ पे रोज़ सुबह से लेकर शाम तक अलाप कर रहे हैं जम्मू के साथ इंसाफ करेंगे हम जम्मू के, ये कौन सा इंसाफ हो रहा है। आपने देखा 4G की क्या हालत हुई है। जब हम 4G की बात करते हैं तो ये हमें कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी को ख़तरा है, लेकिन मैं यही बार बार कहता हूँ जम्मू में कौन सा ख़तरा है, जम्मू के कौन से ज़िले में ख़तरा, मुझे बताइए। पहले कोई इक्का दुक्का वारदात जिसे कहते हैं अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में होती थी, आप देखिए मुकम्मल अमन है अल्लाह के फजल से जिसे कहते हैं। तो जिसे कहते हैं कि इसके अलावा आप कोई भी मामला उठा लीजिए जिसे कहते हैं। अब आप ये देख लीजिए डोमिसाइल का जो इशू आया है, और आपने देखा अभी कि कैट को हासिल करने के लिए आपने फिर देखा कि जम्मू के वकलाओं ने या कश्मीर में वकलाओं ने सभी ने मिल के कितनी कोशिश करने के बाद जम्मू में अब कैट का बेंच जो है वो इस्टेब्लिश होने जा रहा है। तो लेकिन आप मज़ेदार बात देखिए, जो नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को आया है, ठीक है, उसमें तो उसके रूह से तो हम लोगों को चंडीगढ़ जाना था, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बेटर सेंस प्रिवेल हुई मरकज़ी सरकार को, से कहते हैं उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और अल्टीमेटली आपने देखा 28 को नया नोटिफिकेशन आया और बाकायदा जम्मू में एक परमानेंट बेंच जो है वो यहाँ वजारत रोड में इस्टेब्लिश होने जा रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है हमारे इश्यूज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। हम डेवलपमेंट की बात करें, हम सड़कों की बात करें, हम बिजली की बात करें जिसे कहते हैं, हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम देने की बात करें, हम अमन की बात करें, लेकिन इस तरीके से जिसे कहते हैं इन ग्रुप्स को इनकरेज किया जा रहा है, और इन ग्रुप्स को एक सोची समझी, मैं आपको साफ बात कहूँगा, इनको पूरी पैट्रोनेज है, ठीक है। और आप समझते हैं मेरा इशारा किस तरफ है, ये कौन लोग इनको पैट्रोनाइज़ कर रहे हैं, और ये लोग स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं एक ही कम्युनिटी को जिसे कहते हैं, वो जी परेशान कर दिया जी इन्होंने, जम्मू को घेरा डाल लिया जी इन्होंने, बस यही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। वो जी इतनी ज़मीन खा गए जी, वो जी कोई पाकिस्तानी आया जी उसने कोई 2000 कनाल ज़मीन खरीद ली जी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर पाकिस्तानी यहाँ पे आया है तो यहाँ पे हमारी एजेंसीज़ क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं। अगर कोई पाकिस्तानी आके यहाँ ज़मीन खरीद रहा है तो एक्शन लीजिए ना, उसमें शेख शकील के बयान की ज़रूरत थोड़ी है, या किसी के बयान की ज़रूरत थोड़ी है। इस देश में कानून है, इंडियन पैनल कोड है, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, कोई जुर्म करता हूँ, ठीक है, उसके लिए कानून है। लेकिन मैं ये भी चीज़ कहूँगा अथॉरिटीज़ को कि इन लोगों की नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखें, ठीक है। सर अगर बात की जाए तो लैंड जिहाद एक मुद्दा जो है वो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। पहले भी हमने 1-2 बार आपके साथ लैंड जिहाद, ज़मीन जिहाद की बात की थी जी। तो क्या जो ये बाहरी राज्यों से लोग आएंगे, क्या उससे जम्मू की डेमोग्राफी में चेंजिंग नहीं आएगी? जो जिस तरह की बातें, जिस तरह की आवाज़ जो है उस
एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कही गई और नेशनल लेवल तक उसको ले जाया गया कि मुस्लिम जो यहाँ पे सुजमा बठिंडी की अगर हम बात करें, वहाँ उसको टारगेट किया गया, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया, इस्लामिक फ़ोबिया की बात की गई। तो ये जो अभी डोमिसाइल आया है जिसमें 15 साल से जो लोग मतलब यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ आईपीएस या जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चों को हक मिलेगा यहाँ पे। अब जो लोग डोमिसाइल यहाँ पे बनाएंगे, जॉब यहाँ पे करेंगे, तो नेचुरली बात है कि ज़मीन भी यहाँ पे लेंगे, तो क्या उससे डेमोग्राफी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? या क्या सिर्फ वो हिंदुओं के लिए ही होगा, या मुसलमानों के लिए उसमें कोई प्रावधान नहीं होगा कि मुस्लिम बाहर की स्टेट का यहाँ पे आके नहीं रह सकता है? देखिए डैंग साहब, हिंदू और मुस्लिम का डोमिसाइल हासिल करने के लिए कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले 15 सालों से रहाइश पजीर हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो यूपी से हैं, चाहे वो केरला से हैं से कहते हैं, चाहे वो उड़ीसा से हैं, चाहे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, वो डोमिसाइल लेने के हकदार। ठीक है। फिर उसके अलावा जो लोग यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स हैं, चाहे वो आईएएस हैं, चाहे वो आईपीएस हैं, चाहे वो आईएफएस हैं, फिर उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, और जितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, और जितनी भी यहाँ पे कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, वहाँ पे उन लोगों की तो पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर वो ये इस्टेब्लिश करेंगे कि हम इतने अरसा से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, और वो बच्चे जिन्होंने यहाँ से 10वीं की है या 12वीं की और प्लस 7 साल या 10 सालों से यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं, दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू बी द डोमिसाइल। तो अब आप ये चीज़ देख लीजिए कि वो जो पॉपुलेशन है जो कि जिसको कि बेनिफिशरी ठहराया गया है इस डोमिसाइल में, वो कहाँ पे आबाद है? वो तो डैंग साहब, जिस तरह मैंने आपको पहले फरमाया, वो तो लखनपुर से लेकर, जिसे कहते हैं हमारे जम्मू में, सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में आपको मिलेंगे, या कुछ लोग हो सकते हैं जो कि राजौरी में हो सकते हैं या पुंछ में हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो जिसे कहते हैं उन लोगों का जो नंबर है, वो नंबर जिसे कहते हैं वो जो हमारी जम्मू की मेन डोगरा लैंड है, ये उसके ऊपर है। और अल्टीमेटली जब उन लोगों को आपने डोमिसाइल के राइट्स दे दिए, ठीक है, जब आपने उनको नौकरी का हक दे दिया जिसे कहते हैं, तो डेफिनेटली आप कल उनको ज़मीन का हक भी दोगे। तो वो ज़मीन कहाँ खरीदेंगे आप मुझे बताइए? ठीक है, वो ज़मीन खरीदेंगे जहाँ पे अमन है। तो जम्मू एक अमन का खित्ता है, तो जो ज़्यादा दबाव पड़ना है, जो ज़्यादा प्रेशर पड़ना है, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ जो प्रेशर पड़ना है वो जम्मू खित्ते के ऊपर पड़ना है। और ये बात जो है, हमारे जो जम्मू के जो मासूम मेरे डोगरा भाई हैं, उनको हम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं से कहते हैं। और जो पार्टी इस टाइम पावर में है, वो जिसे कहते हैं उसका एक ही, देखिए मैं आपको एक बात साफ कहूँगा कि जहाँ तक तो डोमिसाइल या जो ये लोग थे हमारे, चाहे वो गोरखा नगर में कुछ फैमिलीज़ थी, चाहे वो बाल्मीकि लोग हैं या वेस्ट पार्क रेफ्यूजीज़ हैं, आप मुझे बताइए, अगर उनको इंसाफ दिया गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये कितने लोग हैं आप मुझे बताइए? गोरखा नगर में आप देख ही रहेंगे, एक मोहल्ला है, कितने घर होंगे वहाँ पे? 2000 लोग होंगे या 3000 लोग होंगे। अगर उनको 60 साल रहने के बाद ये इंसाफ दिया गया है तो कोई गलत नहीं है। और जिन लोगों ने उनको उनके हकूक़ से डिप्राइव किया, मैं उनको भी कंडेम करता हूँ इसे कहते हैं। और दूसरी बात, जो वेस्ट पार्क रेफ्यूजी जो पिछले 60 सालों से 70 सालों से यहाँ पे अपनी छाती पीट रहे थे, और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, उनमें से भी जो थोड़े बहुत जो इन्फ्लुएंशियल थे, जो पैसे वाले थे, वो रेवेन्यू वालों से मिला के उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट पहले ही बना लिए थे। ये मैं आपको साफ बात कहूँगा, इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है ये बात कहने की। लेकिन वहाँ पे भी जो लोग पिसे हैं, वो बेचारे गरीब गुरबा पिसे हैं, जो रेवेन्यू वालों को पैसे नहीं दे सके स्टेट सब्जेक्ट के लिए, अदरवाइज़ वो भी स्टेट सब्जेक्ट ले चुके हैं जिसे कहते हैं। उन लोगों के साथ अगर इंसाफ किया गया डैंग साहब, कोई गलत बात नहीं की गई। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि क्या हमारे बच्चे जो हैं, वो जम्मू कश्मीर में जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो ऑफिसर्स हैं, क्या उनके बच्चों के साथ हमारे भाई, हमारी बहनें क्या कम्पीट करने के लिए तैयार हैं?
क्योंकि इन लोगों के बच्चे जो हैं वो हमारे देश के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। देखिए, मुकाबला होता है इक्वल्स के बीच में जिसे कहते हैं। तो कहने की ये बात है, मेरा जो इशू है, मेरा वो इशू ये है कि ये जितना भी डैंग साहब दबाव पड़ने वाला है, ये हमारे जम्मू खिते पे पड़ने वाला है, ये हमारी मेन डोगरा लैंड के ऊपर पड़ने वाला है। और कोई शख्स, देखिए आपको मैं कई बार पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं जम्मू का मुस्लिम हूँ, आप मुझे बताइए हमारे जम्मू के कितने मुस्लिम जो हैं, जो पंजाबी हैं या डोगरे हैं, वो कश्मीर में जाके बसे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी अपनी एक ज़ुबान है, हमारा एक अपना उठना बैठना है, हमारा एक अपना सिलसिला है। कश्मीर जो है एक डिफरेंट वहाँ पे कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट आइडेंटिटी है, इसे कहते हैं। हम 2 दिन के लिए जाते हैं गुलमर्ग, पहलगाम या डल लेक या बुलवार रोड घूमते हैं, 3 दिन 4 दिन या 5 दिन, मैक्सिमम 8-10 दिन हम रुकेंगे। उसके बाद फिर हम अपने जम्मू में आ जाते हैं, अपने घरों में आ जाते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ये जो लोग डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, ये अभी पता चलेगा हमें कि हमारी डेमोग्राफी का क्या हाल होने जा रहा है। क्योंकि जब लोग जम्मू खिते में ज़मीन खरीदेंगे, जब ये जो हमारे लोग, चाहे वो हमारा भाई बिहार से है या यूपी से है या जहाँ से भी आया हुआ है, अल्टीमेटली जब हमने उसको नौकरी दे दी तो उसको ज़मीन भी तो देनी पड़ेगी इसे। और उसने ज़मीन कहाँ हासिल करनी है, वो मैं फिर आपको कहूँगा, उसने जम्मू में हासिल करनी है। तो लिहाजा ये सारा प्रेशर जो है ये जम्मू पे ही पड़ने वाला है। सर, जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स जो इन दलों की तरफ से जो दी जाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो है कम्युनिटीज़ एक दूसरे को जो है लड़ाने की कोशिश की जाती है, तो क्या अब ये समय आ चुका है कि ऐसे लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए? एक तो डैंग साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ। जो शख्स भड़काऊ भाषण करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू है, मुझे लगता है कि लॉ ऑफ द लैंड मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि कानून जिसे कहते हैं खामोश है। आप पिछले, मैं आपको कह रहा हूँ, 2-2.5 सालों से इस जमात का रिकॉर्ड देखिए, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आप रिकॉर्ड देखिए, स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं, मैं कहूँगा स्पेशली एक कम्युनिटी को टारगेट नाम लेकर जिसे कहते हैं। और अगर आप इनके कंटेंट्स देखेंगे, मैंने इस किस्म की वोकेबलरी, इस किस्म की शब्दावली जो है डैंग साहब मैंने कभी नहीं सुनी जिसे कहते हैं। इस किस्म की नफ़रत से ये लोग भरे हुए हैं, इस किस्म के इनके अंदर जिसे कहते हैं जुनून है एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जिसे कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और अल्टीमेटली यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज़ हैं, जो यहाँ पे ये सब कुछ नोटिस कर रही हैं, वो क्या देख रही हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही जिसे कहते हैं। और आप ये देख लीजिए, कई बार मैं देखता हूँ कि मामूली सी कोई फेसबुक के ऊपर अगर किसी ने पोस्ट डाली होती है तो उसे इमीडिएटली जिसे कहते हैं उसे साइबर सेल के थ्रू बुक कर लिया जाता है। तो साइबर सेल यहाँ पे क्या कर रहा है, पुलिस हमारी क्या कर रही है, ये लोग डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर। और आईपीसी में एक धारा है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो लोग बाय एक्सप्रेशन, बाय साइंस, अगर कम्युनिटीज़ के बीच में तफरका डालना चाहते हैं, फसाद कराना चाहते हैं, नफ़रत डालना चाहते हैं, तो ये एक स्पेशल ऑफेंस है। ठीक है, तो मैंने तो आज तक देखा ही नहीं कि किसी के ख़िलाफ़ यहाँ पे पर्टिकुलरली इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई हो। और उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें जिसे कहते हैं हम वार्न कर रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं जी, हम वो करेंगे जी, मुझे समझ नहीं आती। हम एक महज़्ज़ब समाज में रहने वाले लोग हैं जिसे कहते हैं। और मुझे बार बार ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जम्मू का भाईचारा कैसा है। शेर बकरी की बातें यहाँ पे चलती रही हैं जिसे कहते हैं, एक ही घाट के ऊपर जिसे कहते हैं शेर और बकरी ने पानी पिया है। और अभी भी मैं कई बार आपको कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं लद्दाख से, करगिल से, कश्मीर से, हमारे बच्चे जो हैं हमारे हिंदू भाइयों के घरों में एज पेइंग गेस्ट रह रहे हैं, स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं। कोई ख़तरा नहीं है जिसे कहते हैं। इवन अभी कोविड-19 में भी अभी कुछ बच्चे तो घरों में गए हैं, लेकिन यहीं पे रहे जिसे कहते हैं। हमारे भाइयों ने उनकी जिसे कहते हैं सेवा की जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद इस किस्म की आवाज़ें जब निकलती हैं तो एक फील ऑफ इनसिक्योरिटी जो है ना वो ज़रूर आती है। ये मैं आपको एक बात कहूँगा, अल्टीमेटली जिसे कहते हैं जो। और आप ये देख लीजिए, अब बिज़नेस का वैसे भी बड़ा गर्क हो गया,
पिछले 2-2.5 महीने से। इकॉनमी वैसे स्लो डाउन है। तो अगर इस किस्म का माहौल अगर हम जम्मू में तैयार करेंगे तो जम्मू में कौन आएगा? वैसे ही ट्रेन चलेगी सीधा कटरा, जम्मू वैसे ही पठानकोट बन चुका है जिसे कहते हैं। आप जाकर देख लीजिए रघुनाथ बाज़ार की क्या हालत है, आप जाकर देख लीजिए बड़ी ब्राह्मणा में इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, आप जाके अप्सरा रोड पे जाके मार्केट की हालत देख लीजिए। तो अगर आपने इस किस्म का जम्मू में माहौल तैयार करना है और जम्मू में आपने लोगों को डराना है, धमकाना है, तो फिर जम्मू का अल्लाह ही हाफिज़ है। बिल्कुल सर, तो आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, किस तरह से जो है आम जनता को जो है सामना करना चाहिए इन सब चीज़ों का? सर मैं यही चीज़ कहूँगा, लोग देखिए जो एक सिविलाइज समाज होता है उसको मालूम होता है कि किस शख्स की क्या मंशा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जम्मू में किसी को कोई ख़तरा नहीं है, जम्मू में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। मैं सिर्फ यही अपने जम्मू की सिविल सोसाइटी से यही दरख्वास्त करूँगा कि इन लोगों को एक्सपोज करें, इन लोगों को मजबूर करें कि ये अपनी शब्दावली चेंज करें, बिल्कुल, जिसे कहते हैं ये भाईचारे की बात करें। मैं फिर ये जो लोग जो इस किस्म की नफ़रत की जो सियासत कर रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ कहूँगा, सड़क की सियासत कीजिए, बिजली की सियासत कीजिए, गाँव में दूर दराज इलाकों में तालीम को पहुँचाने की सियासत कीजिए और ये मज़हब की सियासत को छोड़िए। आपको दिल्ली की इलेक्शन से, मैं इन साथियों को ये कहूँगा कि दिल्ली की इलेक्शन से सीखिए। एक तरफ से हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही थी और एक तरफ से डेवलपमेंट की बात की जा रही थी। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि हम लोग मेरिट के ऊपर सियासत करें, हम लोग आर्गुमेंटेटिव बने जिसे कहते हैं, हम लोग लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो लोग मुश्किलात में इस वक्त हैं, हम उनकी मुश्किलात को उभारें, हम एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ मजबूत करें जिसे कहते हैं, और भाईचारा जिसे कहते हैं कायम करें। बाकी जहाँ तक इलेक्शन की बात है, सियासत की बात है, वहाँ पे हम इलेक्शन में देखेंगे वो 20-25 दिन में क्या माहौल बनता है, क्या मुद्दे बनते हैं। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जिसे कहते हैं, आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे कि जम्मू के अमन को ख़तरा लाहक हो जाता है। मेरी इन लोगों से यही दरख्वास्त है कि ये नफ़रत वाली सियासत छोड़कर ये अमन की सियासत और मेरिट की सियासत करें। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मिस्टर शेख शकील जी को, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।